दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में क्लास 6 में अंकगणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं जो विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित होते हैं और जिसका विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है नीचे। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स पर अंकगणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर पहले भी अंकगणित और मानसिक योग्यता से संबंधित कम से कम 250 एपिसोड्स अपलोडेड हैं, जिसमें पूर्व के वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण व्याख्या सहित हल भी दिया गया है। ऐसे भी 10-12 एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और अभी लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर आकर आप कुछ सीख रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ भी शेयर करें। इस चैनल की जानकारी दूसरों तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अ टैंक 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर ब्रॉड एंड 12 मीटर डीप इज डग इन अ फील्ड व्हिच इज 500 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड. By how much will the level in meter of the field rise if the earth dugout is evenly spread on the remaining part of the field? And our answer options are 0.33 meter, 0.50 meter, 0.25 meter और 0.40 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि एक टैंक है, ठीक है, जो 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा है। उसे एक फील्ड में यानी एक आयताकार फील्ड में खोदा गया है, जिस आयताकार फील्ड की लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। अब इस खुदाई से जो मिट्टी निकली उसे शेष फील्ड में यानी कि उस खेत में फैला दिया गया, तो उस फील्ड में मिट्टी का लेवल कितना ऊंचा हो जाएगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 0.033 मीटर, 0.50 मीटर, 0.25 मीटर और 0.40 मीटर। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो एरिया यानी कि एरिया टू बी फिल्ड विद सॉइल, यानी कि जिस एरिया में वो मिट्टी भरी जानी है वो एरिया क्या होगी, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है ना, इस पूरे फील्ड का क्षेत्रफल घटे यहाँ जो टैंक है उसका क्षेत्रफल। अगर हम ये निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हिस्से में खुदाई से निकली हुई मिट्टी को फैलाना है, उसका क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए इस खेत का क्षेत्रफल, चूंकि ये आयताकार है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। और इसकी लंबाई है 500 मीटर, चौड़ाई है 30 मीटर, तो हमने लिख दिया 500 गुने 30। और ये जो टैंक खोदी गई है उसकी लंबाई कितनी है, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा, यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 गुने 20। तो 500 यानी 500 इंटू 30 माइनस 30 इंटू 20 इज द एरिया टू बी फिल्ड विथ सॉइल। अब इसको हम ये गुना करेंगे तो आएगा क्या 15,000, इसको गुना करेंगे तो आएगा 600, घटा लेंगे तो आएगा 14,400 वर्ग मीटर। यानी कि इस डग आउट सॉइल से हम कितने एरिया को फिल कर सकते हैं, 14,400 स्क्वायर मीटर। यानी कि इस खुदाई से प्राप्त मिट्टी से हमें इतने एरिया को यानी कि 14,400 वर्ग मीटर को भरना है या इतने एरिया में उस मिट्टी को फैलाना है। अब चलिए उस मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं कि वो कितना है। तो आपको पता है आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने गहराई। और लंबाई कितनी थी 30, चौड़ाई 20 और गहरा ये कितना गहरा था ये टैंक 12 मीटर, तो गहराई क्या हो गई 12। तो 30 गुने 20 गुने 12, इसको गुना करेंगे तो आएगा 7200 वर्ग मीटर, ये क्यूबिक मीटर, घन मीटर। ठीक है, तो ये कुल आयतन है। अब एरिया कितना था, आयतन बराबर क्या होगा एरिया और इंटू क्या हाइट, और हाइट मान लेते हैं हम x मीटर। यानी कि इस मिट्टी को फैलाने के बाद उस खेत की ऊंचाई हम मान लेते हैं x मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी आयतन क्या हो गया 14,400 वर्ग मीटर गुने x, और वो मिट्टी का आयतन क्या है 7200 मीटर क्यूब।
तो 7200 मीटर क्यूब बराबर 14,400 मीटर स्क्वायर गुने एक्स मीटर। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7200 मीटर क्यूब बटे 14,400 मीटर स्क्वायर। इसको काटोगे 2 से कट जाएगा, यानी कि 1/2 मीटर। 1/2 मीटर का मतलब क्या हुआ, 0.50 मीटर। यानी कि अगर हम डगआउट मिट्टी को पूरे रिमेनिंग फील्ड में स्प्रेड करें तो उसका लेवल कितना हाई हो जाएगा, 0.50 मीटर। यानी कि खुदाई से प्राप्त मिट्टी को यदि हम इस पूरे बचे हुए क्षेत्र में, इस खेत के बचे हुए हिस्से में फैला दें, टैंक के अलावे शेष क्षेत्र में फैला दें, तो उसकी ऊंचाई कितनी, यानी कि वो मिट्टी कितनी ऊपर उठ जाएगी, 0.50 मीटर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए सही उत्तर क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The greatest 4-digit number exactly divisible by 8, 10 and 12 is, and these are our answer options: 9,990, 9,980, 9,970 and 9,960। प्रश्न कह रहा है कि वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है जो 8, 10 और 12 इन सभी से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 8, 10 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। ठीक है, अब चलिए फिर से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 2, और ये विभाजित नहीं होगा तो 5 ही रहेगा, और ये 2 गुने 3 बराबर 6। अब ये क्या हो गया इसका एलसीएम, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 बराबर 120। यानी कि 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या हुआ, 120। तो यदि इनमें से कोई संख्या 120 से विभाजित हो जाती है तो वो 8, 10 और 12 इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। आप जब इसको विभाजित करके देखेंगे, यानी कि 9,990 12 से बिल्कुल विभाजित नहीं होती, यानी पूरी विभाजित नहीं होती। इसी तरह से 9,970 भी 12 से विभाजित नहीं होती। इसी तरह से 9,980 भी 12 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। मात्र ये एक संख्या है जो पूरी तरह से 12 से विभाजित हो जाती है, और वो संख्या है 9,960। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The difference of greatest 6-digit number and the smallest 4-digit number is, and these are our answer options। प्रश्न कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच क्या अंतर होता है, कितना अंतर होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। कई बार आपको परीक्षा में अंक दिए होंगे और उन्हीं अंकों से बनी बड़ी या छोटी संख्या का अंतर या योग वगैरह आपसे पूछा जाएगा, और कई बार अंक नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में सीधे कहा जा रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो जब दिया गया हो अंक तो उसमें जो सबसे बड़ा अंक है या जो सबसे छोटा अंक है हम उसका प्रयोग करते हैं अपनी संख्या के निर्माण में, संख्या को बनाने में। लेकिन जब अंक नहीं दिए गए हों तो इनमें जो सबसे बड़ी, यानी कि अंक तो इतने ही होते हैं 0 से लेकर 9 तक, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है उससे हम सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। अब जितने डिजिट का है हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए उस डिजिट को उतनी बार लिख लेंगे। अब ये कह रहा है 6 डिजिट का, इसका मतलब अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें बनानी है तो हम 6 बार 9 लिखेंगे, जैसा कि हमने लिख लिया। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप 0 सबसे छोटा अंक है यहाँ पर, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, इसलिए कि अगर आप मान लो कि हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाते हैं 0, 1, 2, 3, लेकिन मैंने इसको कहा कि आप पढ़ो, तो आप क्या पढ़ोगे, 123। ठीक है, अब 123 यानी आप ये सैकड़े में पढ़ रहे हो, और 100 में तो 3 ही अंक होते हैं, यानी कि आप 0 को नहीं जोड़ते। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको
शून्य से अपने अंक की शुरुआत नहीं करनी है तो कहाँ से करेंगे हम, एक से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक और उसके बाद आप शून्य रख सकते हो। तो हमने 3 बार शून्य रख दिया। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई जो 1000 है। और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, 9,99,999। अब इन दोनों का अंतर हमने घटा लिया। 9 में से शून्य गया 9, 9 में से शून्य गया 9, 9 में से शून्य गया 9, 9 में से 1 गया 8 और ये 9 9 ऐसे ही आ जाएगा। यानी कि 9,98,999 इन दोनों ही संख्याओं का अंतर है और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, 9,98,999 यहाँ पर है। यानी कि हमारा सही विकल्प क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। इफ 253 into 639 is equal to 17,457, then 0.17457 divided by 0.253 is equal to, and these are our answer options, 6.9, 0.69, 0.069 and 0.0069। प्रश्न कह रहा है कि यदि 253 गुने 69 बराबर 17,457 होता हो तो 0.17457 भाग 0.253 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। 6.9, 0.69, 0.069 और 0.0069। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 253 को हम लोग 69 से यानी कि 253 को 69 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 17,457। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, 253 को यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 69 को 100 से। अब इधर हमने कितने से डिवाइड किया, कुल 3, 2, 5। आप शून्य की संख्या गिनो। इधर भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 5 शून्य यानी 1 के ऊपर 5 शून्य, यहाँ भी हम 1 के ऊपर 5 शून्य रख देंगे। अब दोनों कैंसिल हो जाएगा तो मान वापिस बराबर यही हो जाएगा। यानी कि ये गुना दोनों पक्ष में बराबर से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया 253 गुने 69 बटे 1000 गुने 100 बराबर 17,457 भागा ये हमने लिख लिया 1 लाख। ठीक है, यानी कि उतनी ही 1 लिख दिया और उतने ही शून्य डाले जितने शून्य हमने इधर नीचे रखे थे। ठीक है, अब 253 को आप 1000 से भाग दोगे तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पर क्या होगा, कितने अंक पीछे आएगा, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 2 के पीछे में यहाँ दशमलव तो हमने लिख दिया 0.253। ठीक है, इसी तरह से 69 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 अंकों के पीछे में यहाँ दशमलव आएगा यानी कि 0.69। इसी तरह से 17,457 को अगर हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 अंकों के बाद दशमलव डालना होगा यानी कि 7 हो गया 1, 5 2, 4 3, 7 4 और 1 5, यानी कि 1 के पीछे में यानी 0.17457। यानी कि अब आपके पास क्या है, 0.253 गुने 0.69 बराबर 0.17457। तो 0.69 बराबर क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और नीचे बट्टे में आ जाएगा। यानी कि 0.69 बराबर 0.17457 डिवाइडेड बाय यानी भाग पड़ जाएगा 0.253 से, यानी कि 0.69 इज इक्वल टू 0.17457 डिवाइडेड बाई 0.253। अब अपने प्रश्न को देखो, यही तो हमसे पूछ रहा है कि 0.17457 डिवाइडेड बाई 0.253 इज इक्वल टू, तो किसके बराबर है, ये 0.69 के बराबर। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों ने साथ पढ़ते हुए कुछ सीखा होगा, समझा होगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की। अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और आपको आपकी सरलतम भाषा में मैं समझा पा रहा हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड।